श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस स्वास्थ्य वार्ता में। आज मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर आदित्य रावत। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। श्रोताओं, आपको हम बता दें कि आज हम खासकर जिस विषय के ऊपर अपनी चर्चा को केंद्रित करना चाहते हैं, बदलते हुए मौसम में त्वचा संबंधी समस्याएं बहुत होती हैं। खासकर हम गर्मियों के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं त्वचा संबंधी समस्याओं की या रोगों की, तो आमतौर पर कौन सी वो त्वचा संबंधी समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं? सबसे ज्यादा दाद या दरार, जो हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, वो ज्यादा देखा गया है। और मेन प्रॉब्लम इस चीज का क्या है, आजकल आप देखिए 10 में से 1 या 2 लोग होते हैं जिनको दरार की शिकायत होती है। और क्योंकि उनको एक प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट नहीं मिल पाता, तो एक हैबिट होती है कि सीधे ही दवाखाने से कुछ लेना, कोई क्रीम लेना, तो इनसे होती है प्रॉब्लम शुरू। और ये जो क्रीम्स रहती हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन क्रीम्स होती हैं। तो कॉम्बिनेशन क्रीम से क्या होता है, ज्यादा रिजल्ट मिलता है 2-3 दिन के लिए, इसीलिए इतनी पॉपुलर है। बट आखिर में ये साइड इफेक्ट ज्यादा देती हैं, उसकी वजह से दाद आपके और अच्छे से हर जगह फैलने लग जाते हैं। तब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसकी कंप्लेंट लेके। तो सबसे ज्यादा जो हमने देखा है वो दाद दरार या अपना फंगल इन्फेक्शन ही रहता है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरी समस्याएं, जैसे स्किन से रिलेटेड आपका एक्जिमा का हो गया, बहुत पुरानी एलर्जीज हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, तो उसके भी हजारों कारण होते हैं। तो कारण जानना और एग्जैक्टली पता करना कि किस चीज से आपको एलर्जी है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। उससे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे कि थोड़ा हमारा एलर्जी की दिक्कतें या सोरियासिस, हमारी बहुत सारे स्किन कंडीशंस हैं, उनको थोड़ा आराम मिलने में हमें राहत मिलती है इन सब चीजों से। डॉक्टर साहब, आपने कई सारे रोगों की बात की। सबसे पहले हम दांत के बारे में ही चर्चा करना चाहेंगे कि दांत, आपने बताया कि फंगल इन्फेक्शन होता है, संक्रमण मतलब ये होता है एक तरह का जो कि फंगस से फैलता है। तो डॉक्टर साहब, ये आमतौर पर ये फैलने का कारण क्या होता है किसी व्यक्ति में, और क्या खान पान से भी इसका कोई संबंध होता है? और एक निश्चित मियाद तक यदि इसकी दवा कर ली गई, अगर एक्सपर्ट को, चिकित्सक को दिखा करके, तो क्या ये हमेशा के लिए सही हो जाता है? और ये फैलता इतना ज्यादा क्यों है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन, ये जो हमें ये दाद है, तो ये एक टाइप ऑफ फंगस से फैलता है। तो इसका मुख्य कारण ज्यादातर देखा गया है जो लोग साफ सफाई मेंटेन नहीं करते हैं बहुत सारी जगह। और हमारा देखिए, जो इंडिया का टेम्परेचर भी ऐसा रहता है, जैसे अभी आपने बताया गर्मियां आ रही हैं, थोड़ा उमस बढ़ेगी, बरसात होगी, तो उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। तो जितना ज्यादा उमस बढ़ती है, उतना फंगल इन्फेक्शन को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिलता है। और अगर ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है और बहुत सारा मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी मेंटेन है, उसमें आप अगर क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई डेली नहा नहीं रहे हैं, और प्लस जैसे मैंने बताया, अगर आप डायरेक्टली किसी जो चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं है, किसी से कुछ भी क्रीम उठा के आप लगा रहे हैं, तो ये सब चीजें मिलकर आखिर में फंगस इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। तो यही एक मुख्य कारण रहते हैं। उसके अलावा जैसे अगर किसी को ऑलरेडी कुछ और कोई इन्फेक्शन है, जैसे डायबिटीज है या एड्स है, जिसमें इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, डायबिटीज में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो जहां जहां इम्यूनिटी कम होगी, जहां भी हमारे त्वचा में इम्यूनिटी, मतलब जो आपका चर्म की अपनी क्षमता होती है बैक्टीरिया से लड़ने की, तो वो कम हो जाती है इन सब कंडीशन में। तो वहां भी देखा गया है कि ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलता है। बट जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा आजकल जो केसेस, जो परेशान करने वाले केसेस होते हैं, जो पेशेंट सबसे परेशान होकर आते हैं, वो तभी आते हैं जब ये कॉम्बिनेशन क्रीम लगाती हैं, जो ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा बिकती हैं, बट साइड इफेक्ट ही ज्यादा होते हैं। जी, बहुत सावधान होने की जरूरत है। और खतरे की घंटी है जो आप बता रहे हैं कि कॉम्बिनेशन क्रीम्स आदमी इस्तेमाल करता है, ओवर द काउंटर जाकर के खरीद लेता है बिना किसी चिकित्सक के परामर्श से, तो इससे बचने की जरूरत है। आपको तुरंत तो उससे राहत, निदान मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन वो बाद में साइड इफेक्ट का कारण बनता है और वो आपकी बीमारी लंबित हो जाती है, क्रोनिक बन जाती है। तो डॉक्टर साहब, जो कई वर्षों से मान लीजिए इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल से भी जूझ रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों का भी निदान हो सकता है छोटे ही इलाज में? वही है, जैसे आप बोल रहे हैं, जिनको इतने लंबे टाइम से होता है, उनका हिस्ट्री, जितने भी मैंने अभी तक पेशेंट देखे, और हमारे पास स्किन में दांत के ही सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं, तो सबकी हिस्ट्री जैसे आप बता रहे हैं 3 या 4 साल की, सब ने ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं, ये कॉम्बिनेशन क्रीम, जो कहीं से भी इधर उधर उठ के जो डॉक्टर बन जाते हैं, जिनके पास डिग्री भी नहीं रहती है, आप उनके पास जा रहे हैं, आप सबसे इंजेक्शन लगवा दे रहे हैं, तो इस सब से बहुत दिक्कत होती है। और जो लंबे टाइम के पेशेंट्स होते हैं, उन सब में ये हिस्ट्री पाया गया है कि या तो इंजेक्शन लगाने का या तो कॉम्बिनेशन क्रीम। अगर आप थोड़े अच्छे टाइम के लिए 3 से 4 महीने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो
ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल जाता है उनको, और फंगस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और 70-80% पेशेंट्स का 2-3 महीने में ही इलाज हो सकता है अगर वो कंटिन्यूअस इलाज लें और प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से ही लें तब। जी डॉक्टर साहब, बहुत उपयोगी बातें आपने बताई कि प्रॉपर सही इलाज लेना, सही समय तक इलाज लेना, कंटिन्यूअस इलाज लेना बहुत ज़रूरी है, और सही चिकित्सक तक पहुंच बनाना, सही चिकित्सक से संपर्क करना इलाज के लिए, ये भी बहुत आवश्यक है। और खासकर हमारा मौसम जो होता है, आर्द्र मौसम होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जो है ये जो फंगस इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा फैलता है। इससे भी बचने की ज़रूरत है और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक दूसरे बीमारी की तरफ हम आना चाहेंगे। आपने एक्जिमा की बात की, तो एक्जिमा भी एक तरह के त्वचा संबंधी बीमारी का ही एक प्रकार है, तो एक्जिमा के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक्जिमा आपका क्या है, एक ये बॉडी का खुद का रिएक्शन होता है जब अगर हमारी त्वचा को कोई ना कोई ऐसा या तो कीटाणु या कोई ऐसा एलिमेंट या मिनरल या ऐसा कुछ भी बाहर की कोई ऐसी चीज जो हमारे स्किन को थोड़ा इरिटेट कर दे या फिर हमारी बॉडी को समझ में नहीं आए, तो उस समय हमें ये वाली चीजें ज्यादा होती हैं जिनको एक्जिमा या एक टाइप का एलर्जी ही होता है। तो बॉडी का खुद का रिस्पॉन्स होता है जब कुछ बाहर की चीज बॉडी को समझ नहीं आती, तो बॉडी उसको डिफेंड करने के लिए या अपने अंदर के ज्यादा जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उसको ज्यादा बनाता है। तो जब ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स ज्यादा होते हैं तो हमें एक्जिमा जैसी दिक्कतें आती है। एक्जिमा के हजारों कारण हो सकते हैं। आपको एक्जिमा सिर्फ जैसे हमारे पास जो एक्जिमा के केसेस आते हैं सीमेंट एलर्जीज के, जो हमारे किसान भाई हो गए, फर्टिलाइजर्स जो हमारे होते हैं जो खेत में लगते हैं, और किसी को साबुन से एलर्जी हो रही है, किसी को कपड़े से एलर्जी हो रही है, किसी को धूप से ही एलर्जी हो रही है। तो एलर्जी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हजारों कारण। तो उनके बाद मतलब जैसे ये होते जा रहा है तो स्किन में ऐसी चीजें दिखना शुरू होती हैं। आप अपने चर्म को खुजलाएंगे, उसमें से थोड़ा पानी भी निकलेगा, तो ये एक्जिमा बताता है कि आपको एक्जिमा है। और ये इसका देखा जाए तो हम एक्जिमा को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्जिमा का कोई ऐसे रामबाण इलाज नहीं है। अगर आपको उस चीज से एलर्जी है तो बाद में भी आपको एलर्जी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये है कि जब आपको स्टार्टिंग में एलर्जी हो, अगर आपका थोड़े टैबलेट से ही कंट्रोल हो जाए तो बेस्ट है। और अगर आपको पता हो कि आपको किस चीज से एलर्जी है तो बेस्ट रहता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बॉडी का खुद का रिस्पॉन्स है। और अगर इस चीज के लिए भी आप बड़े बड़े इंजेक्शंस लगाने लग जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको साइड इफेक्ट्स होंगे। तो बेस्ट है आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको किस चीज से एलर्जी है। तो ये एलर्जी टेस्ट भी आते हैं जो शहरों में होते हैं, बट वो थोड़े महंगे रहते हैं। बट उसमें क्या है, आपको 60 से 70 एलिमेंट जो होते हैं वो टेस्ट करा जाता है कि आपको इनमें से किस किस से एलर्जी है। तो वो एक बार पता लग जाए आपको किस से एलर्जी है तो काफी पेशेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। उनकी लाइफस्टाइल, उनका लाइफ काफी अच्छा हो जाता है। जिनको डिप्रेशन है या बहुत चिड़चिड़ापन है, क्योंकि ये एक्जिमा की प्रॉब्लम बहुत सालों से रहती है लोगों को, तो एक बार अगर हमें पता लग जाए किससे है एलर्जी तो फिर उससे बचना बहुत आसान हो जाता है और मतलब लाइफ मॉडिफिकेशन काफी अच्छा हो जाता है। तो पेशेंट को अच्छा एक्जिमा भी एक तरह से एलर्जी का ही प्रकार है। हाँ जी, आपको ये पता करना होता है कि किस प्रकार की एलर्जी आपको है। एग्जैक्टली उस कारण को दूर करके आप एक्जिमा को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, लेकिन इन चीजों को पहचाने कैसे? कई बार हम लक्षण समझ नहीं पाते हैं। कोई फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको इस तरह की समस्याएं हैं, तो वो समझ भी नहीं पाते हैं कि ये क्या लक्षण है, सोचते हैं ऐसा ही सही हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो उसकी पहचान कैसे करें? उसकी पहचान क्या है, पेशेंट को थोड़ा जानकार ज्यादा रहना चाहिए कि उसको पता रहना चाहिए कि ठीक है अभी मैं ग्लव्स मैंने पहन रखे थे, मैं काम करके आया हूं, तो अब अचानक काम के बाद मुझे थोड़ा ज्यादा खुजली होना शुरू हो गई है। या फिर मैं अभी अपने काम से वापस हूं, मैं सीमेंट में कहीं काम करता हूं, या फिर मैं खेती से वापस आ रहा हूं तब मुझे थोड़ी खुजली हो रही है, या फिर मैं धूप से वापस आया या फिर मैं धूप में ही हूं और मुझे थोड़ा जलन लग रही है चेहरे पे, तब हो रही है। तो अगर आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आपको पता है कि कैसे हो रहा है, थोड़ा आपको जानकार बनना पड़ेगा, क्योंकि ये पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। और हमारे पास 20-30% पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है कि इनको इन सब चीजों से एलर्जी है। तो यही है कि आपको धीरे धीरे नोटिस करना होता है कि कैसे आपको कहाँ से एलर्जी आ रही है जी। तो एक बार पता लग जाए तो काफी बेटर रिजल्ट्स रहते हैं। मरीज को भी कई बार समझना होता है कि उसको समस्या किस चीज से हो रही है। एलर्जी की पहचान वो स्वयं भी कर सकता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, एक चीज के बारे में और हम डिस्कस करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे, मुहासे के बारे में, क्योंकि आमतौर पे ये लगभग कभी ना कभी सबको हो जाता है। तो मुहासे का मुख्य कारण क्या होता है और क्या ये हमेशा के लिए सही भी हो जाता है?
अगर इलाज किया जाए तो? हाँ जी, मुहासे का क्या है, जैसे आपका प्यूबर्टी क्रॉस होता है, आप 17-18 साल के हो गए, तो हमारे ग्लैंड फंक्शन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके साथ जैसे जिनका तेल बहुत ज़्यादा बन रहा है और जिनको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, और अगर कोई कॉम्बिनेशन क्रीम लगा रहा है, तो इन सब से मुहासे और ख़राब हो सकते हैं। ये आपका क्या कीटाणु से इन्फेक्शन होता है। तो जो आपका तेल ज़्यादा बन रहा है, कीटाणु से इन्फेक्शन हो गया, तो मुहासे भी अलग अलग ग्रेड्स में आते हैं। कोई छोटे मुहासे होते हैं, किसी को आपने देखा होगा, किसी को बहुत बड़े बड़े चेहरे पे बिल्कुल बड़े बड़े दाग हो जाते हैं, और किसी को दाग छूटने के बाद जो आपका होता है स्कार फॉर्मेशन, जिसमें चेहरे में बड़े बड़े दाग दिखने लग जाते हैं, चेहरा थोड़ा सा बद्धा दिखने लग जाता है, क्योंकि उसमें इतने सारे गड्ढे आते हैं चेहरे पे। तो ये जो सारे पेशेंट्स होते हैं, इनका क्या होता है, इनका बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, तेल बहुत ज्यादा बनता है। तो इस सबको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्लस इसके और भी कारण होते हैं। अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो वो एक मुख्य कारण होता है कि उससे स्किन आपका क्लियर नहीं हो पाता। और फिर अगर आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, आप तेल ज़्यादा खा रहे हैं, स्पाइसी ज़्यादा खा रहे हैं, फिर अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी, जैसे बहुत हमारे श्रोताओं ने सुना भी होगा, पीसीओडी करके काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो लड़कियों में पाया जाता है। तो अगर ये कंडीशन है या फिर कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, तब हमारे एक्ने या फिर मुहासे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसको एग्जैक्टली पता लगाना कि अगर ये तो नहीं है, ये सब ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, जिससे हम अपने मुहासे या एक्ने को काफी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। जी, मुहासे के भी कई प्रकार होते हैं और आपका चिकित्सक ही सही मायने में उसे जांच करके पता कर सकता है कि किस कारण से हो रहा है, और उन कारणों का निदान करके मुहासे से आपको मुक्ति दिला सकता है। और जो उपाय आपने बताए कि व्यक्ति कैसे खुद को एक बेहतर कंडीशन में रख करके मुहासे से मुक्ति पा सकता है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि कई बार दाग हमें शरीर में देखने को मिलता है, सफ़ेद दाग, और कई बार आपके स्कैल्प पे, यानी कि बाल के नीचे की जो त्वचा होती है, सिर पे, वहाँ भी ये देखने को मिलता है। तो ये क्या समस्या होती है? देखिए, सफ़ेद दाग के बहुत कारण हो सकते हैं। अगर आपको वो आपके शरीर पे कहीं दिख रहा है, तो उसको एक चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाना ज़रूरी है। वो कुछ भी हो सकता है, या एक फंगल इन्फेक्शन होता है, या आपका ऑटो इम्यून जो विटिलिगो हमने सुना है, जिसमें बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाता है, आपका दूध के कलर का सफ़ेद हो जाता है, तो हम उसको विटिलिगो बोलते हैं। बट इसमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्नोसिस बेटर है रादर दैन अगर आप सीधे कोई केमिस्ट शॉप में फिर कोई कॉम्बिनेशन क्रीम लगा रहे हैं, जो इंडिया में 70-80% लोग करते हैं कि खर्चा ना हो जाए, और ये सब करने के वजह से उनका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास आते हैं। तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना जरूरी है। यही दाग अगर आपके जैसे सफेद दाग, यही आपके अगर चमड़ी पे है, छिक्कल भी निकल रहे हैं, ये आपके सूखा सूखा चमड़ी भी निकल रही है, तो वो भी बहुत सारे कारण हो सकता है। आपको सिर्फ डैंड्रफ हो सकता है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, या आपको सोरियासिस हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको दिखाना बहुत जरूरी है, तब उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्या इसका कोई खास उम्र होता है? इसी खास एज ग्रुप में लोगों को होगा, बच्चों में भी खासकर देखा जाता है? विटिलिगो जेनेटिक भी हो सकता है, और फिर कभी कभी ऑटो, जैसे ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, जैसे मैंने आपको एक्जिमा बताया, ऑलमोस्ट वैसा ही मैकेनिज्म विटिलिगो में भी होता है। उसमें क्या होता है, एक्जिमा मैंने आपको जैसे बताया, वहां हमारे खुद के बॉडी के सेल्स रिएक्शन ज्यादा करते हैं और बहुत ज्यादा एक साथ आ जाते हैं, तो उस समय हमारा स्किन ऐसे बनने लगता है। विटिलिगो में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो सफेद दूध के सफेद जैसे चर्म हो जाता है, उसमें हमारा जो पिगमेंट होता है मेलानिन, वो उसी पे अटैक करने लग जाता है। तो अगेन जैसे मैंने बताया, ये अगेन आपका ऑटो इम्यून कंडीशन है विटिलिगो, जिसमें बॉडी खुद ही अपने पिगमेंट सेल्स मार रही है। तो ये हम किसी भी एज में देख सकते हैं, और इसको भी कंट्रोल में ही लाया जा सकता है, सर्जरी के द्वारा, या फिर नीडल्स के द्वारा, या फिर क्रीम्स के द्वारा, फिर फोटोथेरेपी होती है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे विटिलिगो का इलाज हो सकता है, अगर ये विटिलिगो है तब। डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में कई बार हम देखते हैं कि घमौरी की समस्या है, दाने निकल जाते हैं। इसके निदान के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ जी, तो ये घमौरियां, और जैसे हमारे मेडिकल टर्म्स में इसको हम मलेरिया बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, और गर्मी का मौसम है, और आपने सिल्क का कपड़ा पहन रखा है, तो सिल्क में क्या होता है, उतना एरेशन नहीं हो पाता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि आप गर्मियों में कॉटन के कपड़े, अच्छे कॉटन के कपड़े पहनिए, जिससे आपका जो पसीना है वो रुके ना। जहां पसीना रुका, आपको घमौरियां की समस्याएं होने लग जाएंगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आप डेली का डेली नहाइए, और अपना डेली जब भी सुबह आप उठें तो नए धुले हुए कपड़े हो, और आपका बेडशीट चेंज हो, और आपको पसीना भी आता है, तो आप जितना साफ सफाई रखेंगे, आपको घमौरियां की दिक्कतें कम होते रहेंगी। फिर
झुरमुरियों के साथ क्या है, थोड़ा सा इन्फेक्शन आने लग जाता है, पीठ में बहुत सारे पिंपल्स, मुहासे टाइप बनने लग जाते हैं। तो उन सब का इलाज बहुत ईजी है। उसमें यह है कि आप अगर दिखाएं तो हमारे पास पाउडर्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, उससे हम उसको कंट्रोल में ला सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट। बट वही है, सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे गर्मी आ रही है, सबसे ज्यादा जरूरी है क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखना, डेली का डेली नहाना, साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। और कपड़े ऐसे पहनिए आपकी जिससे एरेशन, हवा जो है हाँ जी पास हो सके, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। यहाँ पर एक और मर्ज के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, कुष्ठ रोग के बारे में। तो ये क्यों होता है और क्या कुष्ठ रोग कई बार विकृत रूप धारण कर लेता है? इसका इलाज संभव है क्रोनिक होने के बावजूद? कुष्ठ रोग का इलाज संभव है अगर आप एग्जैक्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बट कुष्ठ रोग को डायग्नोस करना या पता लगाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये कैसे भी आपको प्रेजेंट कर सकता है। जैसे आपने बताया सफेद दाग, वो सफेद दाग की तरह भी दिख सकता है, बिल्कुल दूध का सफेद जैसे दाग नहीं होता है, बट सफेद दाग जैसे भी हो जाए तो कोई उसको दरात की तरह, आपका जैसे दाद हो गया तो कोई दाद की तरह ट्रीटमेंट उसका शुरू कर दिया। बट आप उसको आइडेंटिफाई या पहचानेंगे कैसे कि कुष्ठ रोग होने की चांसेस कैसे हैं? अगर आपको कोई सफेद छोटा सा एक दाग दिख रहा है अपने स्किन पे कहीं भी, और वहां आपको लग रहा है कि थोड़ा आपको उसमें सेंसेशन कम है, आपको फील कम हो रहा है, वहां पसीना कम आ रहा है, ऐसे दाग आपको इधर उधर दिख रहे हैं, या बहुत ज्यादा ऐसे दिख रहे हैं आपको, या कोई आपकी पुरानी चोट है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, या आपको सिर्फ पैर के तलवों पे और हाथ के उसमें सेंसेशन कम लग रहा है कि जैसे आपको छू रहे हैं तो आपको कम पता लग रहा है कि आप छू रहे हैं, या मसल में थोड़ा वीकनेस है बहुत लंबे टाइम से, मसल वीकनेस, आपको जैसे पावर आपकी कम लग रही है, हाथ की पावर या कुछ, उसके साथ आपके चर्म पे ऐसे ऐसे कुछ दाग हैं जो बहुत टाइम से आपने इलाज कराया, आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी कहीं जा रखे हैं, या आपने कहीं बहुत जगह दिखा दिया पर वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो इस समय हम सोच सकते हैं कि लेप्रेसी के चांसेस हैं 5 to 10%। इसलिए फिर आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं जिससे एग्जैक्ट पता लग पाए कि ये कुष्ठ रोग तो नहीं है, क्योंकि इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादातर कुष्ठ रोग वहां पाया गया है जहां थोड़ा भीड़ ज्यादा हो, जहां थोड़ी गंदगी ज्यादा हो, जहां लोगों के पास थोड़ी पेइंग कैपेसिटी कम है और साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रख पाए, तो वहां बहुत ज्यादा फैलता है ये सब। कुष्ठ रोग यदि मान लीजिए डिटेक्ट हो गया, पकड़ में आ गया, आप चिकित्सक के संपर्क में हैं, तो इसका इलाज कितना लंबा चलता है कुष्ठ रोग का? कुष्ठ रोग का इलाज आपका, हम कुष्ठ रोग को माइक्रोस्कोपी में स्लिट स्किन स्मेयर होता है, उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। एक बार आपका डायग्नोस हो गया तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये पॉसीबैसिलरी है या मल्टीबैसिलरी है। तो पॉसीबैसिलरी मतलब कीटाणु थोड़े कम है और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए वो कीटाणु उतना फैला नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा कम टाइम के लिए चल सकता है, 6 से 9 महीना चल सकता है। बट अगर मल्टीबैसिलरी मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आपकी सहन शक्ति कम है और वो जो कीटाणु है वो हर जगह फैल चुका है, तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है। तो इसमें हमें बीच बीच में फिर टेस्ट करने पड़ते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया, दवाई काम कर रही है या नहीं, बट इसका इलाज संभव है। बट वही है, जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके आसपास के कोई कांटेक्ट, आपके पड़ोसी या ऐसे में कोई हैं जिनको ऐसे ही अलग से कुछ दाग हैं जो अभी तक इलाज नहीं हो पाया, और आपके एरिया ऐसा है जहां कुष्ठ रोग की संभावना है या कुष्ठ रोग का कोई पेशेंट पहले भी डायग्नोस हो चुका है, तब इसमें सावधानी देनी बहुत जरूरी है। बट इलाज संभव है। और मेन चीज है आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आप ज्यादा बीमार रहते हैं और आसपास आपके बिल्कुल ही घर वालों को भी लेप्रेसी है, तो ऐसे फैलने के चांसेस थोड़े रहते हैं। बट ये है कि आपकी इम्यूनिटी खराब है तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी, जागरूक बनना बहुत जरूरी है और आप लक्षण को पहचानिए, आप पहचानिए कि ये कुष्ठ रोग हो सकता है। आपने कुछ उपाय बताए कि सेंसेशन आपको महसूस नहीं हो रहा है, या जलन महसूस नहीं हो रहा है, पसीना कम आ रहा है, या चुभने का जो सेंसेशन है, जलने का सेंसेशन है, वो आपको एहसास नहीं हो रहा है, दर्द का एहसास आपको नहीं हो रहा है, तो आप समझ मसल का पावर थोड़ा कम है, मसल की पावर आपकी कम है, मांसपेशियों में ताकत कम है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं असामान्य है और ये कुष्ठ रोग भी हो सकता है। और बिल्कुल इसका निदान है, डरने के लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेहतर चिकित्सक से संपर्क कीजिए और निदान पाइए, स्वस्थ हो जाइए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चर्चा हम और करना चाहेंगे एलर्जी के ऊपर। बात हालांकि हमने इसके ऊपर काफी की, लेकिन एलर्जी कई चीजों की एलर्जी होती है। कई बार लोगों को खाने के बाद भी एलर्जी महसूस होती है, कई बार लोगों को बिस्तर पे सोने के बाद भी एलर्जी महसूस होती है, रैशेस निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं। तो ये एलर्जी की पहचान करना और फिर इसका इलाज करना, ये कितना संभव है? हाँ जी, देखिए जैसे आपने बताया तभी मेरे उसमें ध्यान गया, आपने बोला रात को खुजली अगर ज्यादा हो रही है ना, तो ऐसे में क्या है, जैसे आप रैंडमली किसी को दिखा रहे हैं तो वो बोलेगा एलर्जी है, हो सकता है वो एलर्जी ना हो, तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। अब रात को अगर खुजली हो रही है, फैमिली में सबको खुजली है, रात को खुजली बहुत ज्यादा है, आपके गुप्त अंग के आसपास ज्यादा है, आपके हाथों की उंगलियों के बीच में ज्यादा है, तो ये आपका एलर्जी कम स्केबीज इन्फेक्शन ज्यादा है, जो
हमें छोटे छोटे कीटाणुओं से हो सकता है। तो वही है, बोलने को एलर्जी है, एलर्जी मतलब स्किन में कोई भी खुजली, बट ये नहीं है कि एलर्जी में फिर आपने इंजेक्शन लगा दिया या कोई कॉम्बिनेशन क्रीम दे दी। तो ये सब से बचना है। तो डायग्नोसिस एक बार हो जाए तो बहुत आसान है, बट वही है, कोई लाल दाना है तो उसके कारण 100 हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो एलर्जी ही हो। और जैसे मैंने आपको बताया 1000 कारण है, और एक कारण होता है ऑटो इम्यून, बट कभी कभी इडियोपैथिक अर्टिकेरिया जिसको बोलते हैं, कि इसका पता लगाना कि किस वजह से एलर्जी है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी पेशेंट को होता है, इनहेरेंट होता है जेनेटिक में कि उनको खुजली हो, तो उसके लिए हम AST ट्रीटमेंट भी देते हैं। बहुत सही बताया आपने डॉक्टर साहब, एलर्जी के बहुत सारे कारण होते हैं और जांच की जा सकती है और कारण का पता किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी समस्याएं हैं जो त्वचा संबंधी है जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक आम समस्या और भी है गंजापन की। कई बार लोग जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं जी। सही उम्र से पहले ही उनके बाल गिरने लगते हैं, बहुत यंग एज में ही। तो क्या गंजापन की समस्या को हम दूर कर सकते हैं, या गंजापन हो गया है तो इसका दूसरा विकल्प क्या है? हाँ जी, देखिए ये सेकंड थर्ड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बोल सकते हैं आजकल, स्पेशली सिटीज़ में बहुत पाया गया है। और ज़्यादातर जैसे 2 टायर सिटीज़ में या मेजर मेट्रो सिटीज़ में लोगों को थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है जब उनके बाल गिरते हैं। जेनेटिक कॉज हमेशा आप लगा लिए 90% जेनेटिक कॉज ही रहता है बाल गिरने का, एक्सेसिव बाल गिरने का। एक्सेसिव, अगर आप 20-22 साल के हैं, 25 साल के हैं, बाल ज़्यादा ही गिर रहे हैं, काफ़ी गंजापन दिख रहा है, तो ये जेनेटिक कॉज ज़्यादा पाया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जेनेटिक है, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, फेरेटिन की कमी, इन सब से भी पाया गया है। थायराइड से रिलेटेड रहता है, आपके हार्मोन से रिलेटेड भी रहता है। फिर अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, जैसे आपको सिबोरिक डर्मेटाइटिस जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आपके स्कैल्प पे है, उससे भी हो सकता है। फिर गुप्त रोग, सिफिलिस कंडीशन हो गई, उससे भी बाल गिर सकते हैं। बाल गिरने के भी 100 कारण होते हैं, बट हम सबसे कॉमन चीजें ढूंढते हैं। जैसे कोई पेशेंट पतला सा है, उसका विटामिन ही कमी हो सकती है, ये बहुत ज्यादा चांस है उसको, है ना। तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है कि किस कारण से। एक बार कारण पता लग गया तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। हाँ जी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और कितने समय तक ये आपको आपके ओरिजिनल या नेचुरल बाल होने का एहसास कराता है, और इसमें खर्चा कितना आता है, कितना अफोर्डेबल होता है ये? ठीक है, देखिए हेयर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी फेमस हो रहा है। मेट्रो सिटीज़ में तो है ही, एंड देन 2 टायर 2nd टायर सिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। ऑफ कोर्स अब जिसके कभी बाल आगे की तरफ बिल्कुल जा चुके हैं, 40 साल का भी, हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो 60 साल के होते हैं और उनको भी गंजेपन से थोड़ा दिक्कत है। उस केसेस में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। जब हमें पता है कि वहाँ बाल फिर नहीं आएंगे, पूरा गंजापन हो चुका है, पूरा चिकना हो चुका है उस एरिया में, फॉलिकल्स बचे ही नहीं है, तब आता है हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक। तो इसमें हम पेशेंट के ही पीछे के जो बाल होते हैं, अपने जो खोपड़ी के पीछे के बाल होते हैं, वहां के बाल निकाल के फ्रंट में लगाया जाता है। तो इसमें यह जरूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास ही जाइए, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बहुत पेशेंट आते हैं। जैसे मैंने लुधियाना में भी काम किया, तो हमारे पास टेढ़े मेढ़े हेयर ट्रांसप्लांट जो इधर उधर से बहुत सस्ते में किए जाते हैं, 10-15 हज़ार में आपके हेयर ट्रांसप्लांट करा दिया। वहीं एक्सपर्ट डॉक्टर दिल्ली में या कहीं भी तो काफ़ी अच्छा अमाउंट लेते हैं, बट ये है कि वो आपको उतने ही बेहतर रिजल्ट देते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज की कोई डेथ आपने सुना होगा, 1-2 केसेस हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से डेथ भी हो चुके हैं। अब डेथ हो रहा है तो ये तो बहुत ही सैड सिचुएशन है कि आप गए हेयर ट्रांसप्लांट कराने और पेशेंट का डेथ हो गया। ये तभी होगा अगर आप किसी रैंडम किसी भी क्लिनिक में जा रहे हैं जहां आपको पता भी नहीं आ कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर कौन रहा है। तो ये जरूरी है कि आप जैसे हाई कोर्ट ऑफ चेन्नई ने भी बोला था, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सिर्फ MCH प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा ही की जानी चाहिए। बहुत जटिल ये चिकित्सा पद्धति है, और अगर आप सही विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो इसे बहुत आसान बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम बस अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ हैं और छोटे छोटे कुछ बिंदुओं के ऊपर और बहुत ही शॉर्ट में, संक्षेप में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। मिलाज्मा की एक बात आती है, चेहरे पे झाइयां जो है हो जाती है, अचानक से दिखने लगता है, इसका इलाज क्या है? सबसे ज्यादा अगर आपको छाइयां हैं प्रेगनेंसी के वक्त, जैसे जब ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो ईस्ट्रोजन की वजह से भी मेलेनिन जो आपका पिगमेंट है, जो थोड़ा कालापन लाता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको हम क्लोएज्मा बोलते हैं, या प्रेगनेंसी वाला मिलाज्मा या प्रेगनेंसी वाली छाइयां। वो धीरे धीरे प्रेगनेंसी के खत्म होते होते कम हो जाएंगे। बट जैसे वैसे दूसरे पेशेंट है मिलाज्मा वाले, छाइयां वाले, तो उसका इलाज पॉसिबल है क्रीम से। अब वही है, मिलाज्मा के लिए भी जैसे मैंने आपको बोला दरात के लिए, मिलाज्मा के लिए भी टेढ़ी मेढ़ी क्रीम आपको मिल जाएंगी जो आप सीधे दवाखाने से ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, मिलाज्मा तो ठीक नहीं होता, या 1 हफ्ते के लिए ठीक भी हो गया, फिर वो और कालापन
करता है, लाल हो जाता है, काला पड़ जाता है चेहरा। तो मिलाज्मा के लिए भी ट्रीटमेंट है बहुत सारे। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप धूप से बचें। धूप से सबसे ज्यादा केसेस आते हैं मिलाज्मा के। तो अगर आप अच्छा सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो वो ही काफी है कि आपको जो छाइयां हैं वो और ज्यादा काला पन्ना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी आपका सनस्क्रीन ही रहेगा। सनबर्न से भी आप बचे रहेंगे। एग्जैक्टली, टैनिंग हो गया, कालापन हो गया, सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बस चर्चा के आखिरी में स्वास्थ्य संबंधी ये जो बड़ी समस्या है, खासकर स्किन की, त्वचा की, ये लोगों को ना हो, एक सेहतमंद चेहरा उनको मिले। हाँ जी। एकदम चमकता हुआ नूर से युक्त चेहरा उनको मिले। हाँ जी। इसके लिए स्किन केयर रूटीन के बारे में आप बताइए, और खासकर खाने के ऊपर हम अगर केंद्रित करना चाहें। हमारा हमेशा लक्ष्य स्किन स्पेशलिस्ट का क्या रहता है कि चेहरे को साफ रखे, ना कि गोरा बनाना। चेहरा जिसका जैसा है वैसा है, ठीक है। जिसका गोहिया रंग है, थोड़ा काला रंग है, थोड़ा गोरा है, वो वैसा है। बट चेहरा स्मूथ रहे, वहां उस पे छाइया ना है, या फिर आपके दराद ना है, या कोई पिंपल ना है। तो हमें चेहरे को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खाने की बात करिए तो सबसे पहले है पानी। अगर आप 6 से 8 ग्लास पानी नहीं पी रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका चेहरे में नमी कम रहेगी। नमी कम रहेगी तो आपका चेहरे का क्वालिटी जो है वो खराब रहेगी। तो जब चेहरे की क्वालिटी खराब रहेगी तो ज्यादा चांसेस है कि आपका चेहरे में झुर्रियां आए, फिर आपके चेहरे में छाइयां की चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, पिंपल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, कालापन, टैनिंग, बर्न के चांसेस ज्यादा है। तो स्किन हेल्थ के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, जैसे मैंने बताया। उसके अलावा देखा गया है आपका अनार, डेली के डेली एक अनार खाना, या कोई सिट्रस फ्रूट खाना, नींबू, हनी हो गया आपका, और जितने भी जो पानी पदार्थ वाले जो फल आते हैं, जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, हाँ, आपका अनार हो गया, फिर पपाया हो गया, ये सब का सेवन ज्यादा जरूरी है। और क्या हमें अवॉइड करना है वो है आपके जैसे तला हुआ खाना कम खाइए, अल्कोहल कम कीजिए, मसालेदार कम कीजिए, और ये सब डाइट है। और प्रोटीन डाइट हाई रखिए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने बहुत सारे उपाय बताए जिससे हम अपने को और अपने त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं, एकदम दमकता चमकता हुआ बना सकते हैं। कल ही यानी वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे हमने 6 अप्रैल को मनाया, तो 6 अप्रैल और 7 अप्रैल के ऊपर हमने पूरे स्वास्थ्य और त्वचा के ऊपर बातचीत कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर आदित्य रावत, त्वचा रोग विशेषज्ञ और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आपने वक्त निकाला और हमारे श्रोताओं को इतनी सारी उपयोगी बातें त्वचा के बारे में बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद।